नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स हमें क्यों करनी है, इसमें क्या करते होते हैं और हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा। बट बिफोर आई बिगिन विद द मेन एजेंडा, हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, देखिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की, या फिर यूपीएससी की, या फिर किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की जो मल्टीपल स्टेजेस में होता है। एज इन कि जिस भी एग्जाम में एक से ज़्यादा स्टेज हो, जैसे अगर हम अपने एचसीएस की बात करें तो इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, राइट। मतलब इन एग्जाम्स में कॉमन चीज़ क्या होती है कि आप किसी भी स्टेज से आउट हो, ठीक है, आप हमेशा ज़ीरो पर आ जाते हैं। शुरुआत हमेशा प्रीलिम्स से ही होगी, मतलब कहीं से भी आउट हो। इनफैक्ट अगर आपको अपनी पसंद की पोस्ट नहीं भी मिली ना, तो भी आप दोबारा एग्जाम दोगे, दोबारा से प्रीलिम्स क्लियर करोगे, दोबारा से मेंस क्लियर करोगे और फिर जाके आपके पास इंटरव्यू की कॉल होगी, है ना। ये बेसिक फंडा हम सबको पता है। अब नाउ द पॉइंट इज कि इस जो मल्टीपल स्टेज एग्जामिनेशन है उसको एस कैसे करना है। देखिए इसकी ना सिर्फ एक ही की है, ओनली वन की टू क्रैक सच एग्जाम्स, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा जरूर। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी का क्या सीन है। देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है ना तो डिसिप्लिन लाना होगा, और डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग तो है नहीं। एवरीबडी नोस कि डिसिप्लिन में रहना काफ़ी बोरिंग काम है ना। और इसके लिए लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन ढूंढते हैं, या तो एक्सटर्नली मोटिवेशन ढूंढेंगे या इंटरनली ढूंढेंगे। अब जिनके पास इंटरनल मोटिवेशन है वो तो ठीक है, वो तो बैठा रहेगा और हमेशा पढ़ता रहेगा, जो भी करना होगा वो अपनी सारी ड्यूटीज कंसिस्टेंटली करेगा, तो उन लोगों के लिए तो चीज़ें बहुत क्लियर है। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नली मोटिवेशन, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है, काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उसे आप एक लंबे प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, या फिर ये कहो कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। तो फिर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए। तो देखो डिसिप्लिन अगर मेंटेन करना चाहते हो ना तो वाई पार्ट क्लियर कर लो कि आपको क्यों एसडीएम बनना है, क्यों आपको एचसीएस क्लियर करना है। जिस दिन वाई पार्ट क्लियर हो ना, उस दिन आप अपने आप को खुद से मोटिवेट कर सकते हो। तो मैं बस इसी एजेंडा पे चल रही हूँ कि अगर आपको करंट अफेयर्स का वाई पार्ट पता है ना कि आप कर क्यों रहे हो, बस इतना सा भी अगर क्लियर है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करंट अफेयर्स तो करने हैं। ठीक है, बाकी की चीजें हम इस वीडियो में डील कर लेंगे कि व्हाट आर करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स में होता क्या है। ठीक है, और एट लास्ट विल टेल अबाउट दी स्ट्रैटेजी कि हम कैसे करंट अफेयर्स को डील करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले वाई पार्ट ही है। तो देखो वाई पार्ट के लिए ना एक चीज समझो। हाँ जी, देखो करंट अफेयर्स का वाई पार्ट समझने के लिए ना आप ये देखो कि आपके एग्जाम की कोर नीड क्या है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली 3 स्टेजेस है, एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस और एक है इंटरव्यू। देखो मैं ना एचसीएस के बारे में बात कर रही हूँ मेनली, कि जो 3 स्टेज प्रोग्राम है। अगर मान लो 2 स्टेज प्रोग्राम हो, या 3 से ज्यादा तो खैर नहीं होता है बेसिकली, या तो 2 स्टेज होगा या 3 स्टेजेस होगा। ठीक है, तो उसमें ना आप अकॉर्डिंगली फिट कर लेना। मैं 3 स्टेजेस की बात कर रही हूँ। अगर 1 डे एग्जाम है ना तो उसमें करंट अफेयर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली करंट अफेयर्स होंगे और उसमें कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। 1 डे एग्जाम में एटलीस्ट 30% एग्जाम करंट अफेयर्स का होता है, उसमें तो मुझे वाई पार्ट बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम फिलहाल एचसीएस पे फोकस कर रहे हैं जो कि 3 स्टेज प्रोग्राम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, राइट। तो करंट अफेयर्स का क्या है कि देखो करंट अफेयर्स की ना यहाँ पे डायरेक्ट भी यूटिलिटी है और इनडायरेक्ट भी यूटिलिटी है। ठीक है, पहले डायरेक्ट यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट यूटिलिटी की बात करें तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का करंट प्रेसिडेंट कौन है। 2022 में पूछा गया था ये सवाल, 22 या 23 में पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम पे WTO में पहली फीमेल अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी थी, तो उन्होंने बस यही सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ लिया।
और ऐसे सवाल बहुत सारे होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपसे करंट अफेयर का कोई भी इवेंट पूछा जा सकता है। स्पेशली अगर स्पोर्ट्स की न्यूज है, उसके बाद डिफेंस की न्यूज है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे किसी नेशनल बंदे को अवार्ड मिला है, फिर अगर कोई रिपोर्ट्स या इंडाइसेस काफी न्यूज में है तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है, ये तो इसकी हो गई डायरेक्ट यूटिलिटी। ठीक है, अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी अगर प्री में बात करें ना, तो देखो प्री में जो स्टैटिक के सवाल होते हैं ना, उनका कॉन्टेक्स्ट करंट से निकलता है। इस बात को समझने की कोशिश करना कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी में जो स्टैटिक के सवाल होते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो करंट अफेयर से निकलता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं करंट एग्जांपल देती हूँ। देखो आज ना न्यूज़पेपर में गिवन था, क्या था कि अभी रिसेंटली हमने 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है नेशनल सॉन्ग की, कि नेशनल सॉन्ग को जब हमने फर्स्ट टाइम गाया था ना, उससे आज 150th डे आ गया। तो 150th डे एनिवर्सरी है, तो पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है। ठीक है, आपसे ये फैक्ट नहीं पूछेंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे, वो उस करंट अफेयर, मतलब दिस इज द करंट अफेयर ना, इसके कॉन्टेक्स्ट से स्टैटिक का सवाल पूछेंगे। जैसे नेशनल सॉन्ग किसने गाया था, खैर ये सबको पता होता है, तो ये तो मतलब दे वोंट आस्क। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या पूछेंगे कि इसकी ट्यून किसने दी थी, या फिर और मुश्किल सवाल बनाना है तो पहली बार इसे कब गाया गया था। ठीक है, मतलब नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसने लिखा था, इसकी लैंग्वेज पूछी जा सकती है आपसे, है ना। तो ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि बेसिकली इसका जो लाइक बैक होगा वो करंट अफेयर्स में ही होगा, बट उससे स्टैटिक का कोई क्वेश्चन डिराइव कर लिया जाएगा। तो आपको प्रीलिम्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों यूटिलिटी समझ में आ गई होगी कि क्यों हमें करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन। थोड़ा रब कर लेते हैं, है ना। हाँ, अब देखो प्री हमारा डिस्कस हो गया, अब हमारा बचा है 1 मिनट देना बस। हाँ, तो देखो हमारा प्री इज डन। अब आ जाओ मेंस पे। अब मेंस में अगर वाई पार्ट क्लियर करना है तो वही 2 हेड्स होंगे, एक डायरेक्ट यूटिलिटी, एक इनडायरेक्ट यूटिलिटी, है ना। डायरेक्ट यूटिलिटी की बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जीएस का एक पेपर है जिसका इन्होंने वेल डिफाइंड सिलेबस दिया है। ठीक है, और वेल डिफाइंड सिलेबस में इन्होंने हर जगह जनरल अवेयरनेस, कैंडिडेट्स अवेयरनेस, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इन सब की बात की है। इन्होंने बोला है कि हम सवाल आपसे पूछेंगे फ्रॉम नेशनल इवेंट्स, फ्रॉम इंटरनेशनल इवेंट्स, फ्रॉम साइंस एंड टेक, फ्रॉम एनवायरमेंट, यानी जो भी करंट की डेवलपमेंट है हम आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यानी जो मेंस के सवाल हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्टली करंट अफेयर बेस्ड होंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट यूटिलिटी है। अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी समझो। देखो हमें क्या करना होता है, हमें 20 सवाल लिखने होते हैं, उस 20 सवाल की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ये आपका काम है ना। 20 सवाल के जवाब लिख के आने हैं और उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और जो कंक्लूजन लिखेंगे, देखो बॉडी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि जो आपसे सवाल पूछा गया है आप उसी की बॉडी लिखेंगे, है ना। बट सो फार इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर कंसर्न, ये हम लोग हमेशा करंट अफेयर से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए गोन आर द डेज जब ये कहा जाता था कि आप इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से शुरू कर लो, 20 के 20 क्वेश्चन हम डेफिनेशन से शुरू नहीं कर सकते। 20 के 20 सवालों में हमें थोड़ी थोड़ी वैरायटी देनी होगी। मान लो कि आपने सारी डेफिनेशंस याद कर रखी हैं, कि आपको स्टैटिक की मोस्टली डेफिनेशंस पता है, बट 20 के 20 क्वेश्चन में तो आप डेफिनेशन से शुरुआत नहीं कर सकते ना। एटलीस्ट 4 से 5 सवाल तो ऐसे होने चाहिए ना जिसमें आप करंट अफेयर से कोई कॉन्टेक्स्ट डिराइव करके उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन के लिए भी आपको करंट अफेयर से चीजें निकालनी पड़ेंगी, है ना। तो अगेन दिस इज एन एक्सरसाइज एंड अगेन दिस इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी ऑफ करंट अफेयर्स, राइट। और इनफैक्ट अगर कंक्लूड भी करना है ना, तो कंक्लूड करने में भी ना हम करंट अफेयर्स से जो आर्टिकल्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वहां से लेके आएंगे। एग्जाम्पल देती हूँ,
ठीक है, देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है। और मान लो हमारे पास क्वेश्चन इंडिया रशिया टाइस या इंडिया रशिया से रिलेटेड कोई भी सवाल आ गया, या मतलब कोई भी, मतलब एनर्जी डिप्लोमेसी पे आ गया, ऑयल डिप्लोमेसी पे आ गया, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर इंडिया रशिया पर भी आ गया, तो आप क्या करोगे, आप कंक्लूड करते हुए कोई प्रेजेंट से कुछ ना कुछ निकाल के लिख सकते हो। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया रशिया टाइज आर लाइक पोल स्टार, दे रिमेन स्टडी। तो हम इस वाली लाइन से अपना क्वेश्चन एंड कर सकते हैं। हमारा कंक्लूजन जो है वो करंट रेलिवेंट भी होगा और वो इंप्रेसिव भी होगा, है ना। तो दिस वे वी कैन यूज करंट अफेयर्स के इवेंट्स इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना है तो आप करंट इवेंट्स को डायरेक्टली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मेंस वाला पार्ट भी क्लियर हो गया कि हमने मेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूटिलिटी दोनों देख ली, ठीक है। तो वाई पार्ट मेंस में भी क्लियर है कि मेंस के लिए करंट अफेयर्स क्यों जरूरी है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड स्टेज पे, और मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि करंट इवेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी किसी इंसान का मेंस होता है ना, तो हम पहली सलाह क्या देते हैं, हम फर्स्ट एडवाइस ये देते हैं कि आप 4-5 न्यूज़पेपर उठाओ और उन्हें पढ़ने की आदत डालो, कि आपके रिजल्ट से आपके इंटरव्यू डे तक आप 4-5 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को पढ़ोगे। जैसे एक मान लो हिंदू आपने ले लिया, हिंदू की ओरिएंटेशन थोड़ी सी लेफ्ट वाली होती है, ठीक है। फिर दूसरा पेपर आपने TOI ले लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, कि भाई वो ना थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन देता है, तो थोड़ा मतलब लाइटर नोट पे होता है, इजीली आप आराम से कर लेते हो। और एक आप जो आपका लोकल न्यूज़पेपर होगा, जैसे चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चलता है, तो आप ये 3 न्यूज़पेपर रोज पढ़ोगे, ताकि करंट जो इवेंट्स हैं आपके अपने स्टेट के, आपके अपने सिटी के और आपके देश के, तीनों के तीनों से आप अपडेटेड रहे। इन केस अगर सवाल किसी से भी पूछा जाए तो आप ब्लैंक ना हो, है ना। यही एक रीजन है कि इंटरव्यू के बाद हम क्या कहते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। इनफैक्ट हिंदी वालों को भी यही कहा जाता है कि आप हिंदी की 3-4 जो भी वेल नोन न्यूज़पेपर्स हैं उन्हें उठाओ और डेली पेपर्स पढ़ना शुरू करो। तो इंटरव्यू के लिए तो डिस्कशन ही बाहर है, इंटरव्यू में तो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से ही आप अपना कंटेंट डिराइव करते हो, ठीक है। तो बेसिकली फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू अपना जो वाई पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स है ये क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो बताओ। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि करंट अफेयर्स हमें क्यों करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाई पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि दिस इज द कोर नीड ऑफ एग्जाम। प्री की अपनी नीड्स है, मेंस की अपनी नीड्स है और इंटरव्यू की अपनी नीड्स है। और कंसिस्टेंटली तीनों में जब तक आप बिल्कुल सेल थ्रू नहीं होते, जब तक आपको अपनी पसंद की पोस्ट नहीं मिलती, तब तक आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है। और देखो उसके बाद जब आप सर्विसेज में चले जाओगे तब तो आपकी आदत बनी हुई है, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। सो बेसिकली अपनी हैबिट अभी से बिल्ड कर लो कि आप रोज अपने आप को अपडेट करोगे, आप रोज का काम रोज करके चलोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैटिक, कि स्टैटिक का कॉन्टेक्स्ट हमेशा करंट से डिराइव होता है। मतलब मान के चलो जब हम ये कहते हैं ना कि प्री में कितने सवाल जो है वो करंट अफेयर्स के हैं, तो लोग पता क्या कहते हैं 10-15 सवाल। मैं कहती हूँ यार उन 10-15 सवाल को मत गिनो जिसमें डायरेक्टली उन्होंने करंट इवेंट्स पूछे हैं, बल्कि ये देखो कि कितने ऐसे सवाल हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो करंट से आया है। जैसे अगर ये नेशनल सॉन्ग वाला सवाल आएगा तो सबको दिखेगा अरे यार ये तो स्टैटिक का सवाल है, बट नहीं, ये स्टैटिक का नहीं है, ये स्टैटिक का सवाल करंट से डिराइव होके आया है। जिस दिन आपके न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई थी ना कि 150th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल सॉन्ग हैज बीन डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, उसी दिन आपको पीछे जाके उसका स्टैटिक पढ़ के जाना था। आपके नोट्स में ये चीज ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए थी कि एग्जाम से पहले आप खुद रिवाइज करके जा रहे हो कि भाई ये पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो मुझे आता होगा, राइट। आप स्टैटिक में डायरेक्टली नेशनल सॉन्ग के बारे में डिस्कशंस नहीं करोगे या नेशनल सॉन्ग के बारे में नहीं पढ़ोगे। लक्ष्मीकांत में सिर्फ एक लाइन गिवन है कि नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था,
ठीक है, वो भी एक ऐसे वाले चैप्टर में जिस चैप्टर को आप जल्दी से स्क्रॉल कर जाते हो, समझ रहे हो? तो दैट इज द वाई पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। देखो व्हाट पार्ट अगर किसी का भी आपको जानना है ना, तो उसका एक ही तरीका है, दैट इज सिलेबस को रीड करो, सिलेबस को डिकोड करो, उससे आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है, क्या करना क्या है उसमें, है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखो प्री का सिलेबस है और इसके बाद मेंस वाला सिलेबस है। तो मैं आपके सामने ना प्री का सिलेबस रीड कर रही हूँ कि इसमें करंट इवेंट्स कहाँ लिखे हुए हैं। तो देखो इसमें जनरल साइंस है, उसके बाद क्या लिखा है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी इन्होंने डायरेक्टली आपसे कह दिया है कि हम इस पेपर में नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी करंट इवेंट्स है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट पार्ट में इसके सिलेबस में क्या आ गया, इसके सिलेबस में आ गया कि नेशनल इवेंट्स करनी है वन थिंग, और दूसरा इंटरनेशनल थिंग्स, इंटरनेशनल वाले इवेंट्स करने हैं। अब नेशनल इवेंट्स कैसे हो सकते हैं? देखो यार, नेशनल इवेंट्स में नेशनल की पॉलिटी भी आएगी, नेशनल की ज्योग्राफी भी आएगी, नेशनल की इकोनॉमी भी आएगी, और अगर नेशनल की हिस्ट्री डिस्कस कर रखी है ना तो वो भी आएगी, ठीक है? तो इसका मतलब बेसिकली सारे सब्जेक्ट रिलेटेड टू नेशनल विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो व्हाट पार्ट में क्लियर है, हमें नेशनल के सब कुछ करने हैं, हमें इंटरनेशनल के सब इवेंट्स करने हैं, ठीक है? ये तो हो गया प्रीलिम्स का। अब आ जाओ मेंस पर। तो मेंस में देखो पहली लाइन क्या लिखी है, फर्स्ट लाइन डायरेक्टली कहती है, द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन दीज पेपर्स विल बी सच दैट a well educated person will be able to answer them without any specialized study। यानी आप अगर well educated इंसान है, well aware इंसान है, रोज अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट रखते हैं, तो आप बिना किसी स्पेशलाइज्ड स्टडी की, इसका क्या मतलब है, बिना किसी स्पेशलाइज्ड स्टडी की, यानी आपको पॉलिटी में मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको हिस्ट्री का मास्टर्स होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी कोर के स्टूडेंट हो सकते हो, कहीं के भी हो सकते हो, ठीक है? विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी आप उन सवालों के जवाब बहुत आराम से लिख सकते हो, ठीक है? दिस इज व्हाट दे हैव गिवन कि नेचर और स्टैंडर्ड दोनों के दोनों करंट इवेंट बेस्ड हो गए। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बस अवेयर रखना है, ठीक है? इसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा है, द क्वेश्चन विल बी सच एज टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। आपकी जो जनरल अवेयरनेस है ना, वही उन्हें टेस्ट करनी है। देखो मैं इस चीज पे ना बार बार फोकस करूंगी, इस वर्ड को ना, कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, कैंडिडेट्स अवेयरनेस, इन दो वर्ड्स को, अवेयरनेस वर्ड को इन्होंने ना सिलेबस में मल्टीपल जगह पे यूज किया, ठीक है? इसके बाद 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी और डी। तो मैं डायरेक्ट डी पर आ गई। द रीजनिंग पहले इन्होंने हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी, तो मैंने काट के मैं सीधा डी पर ही आ गई, ठीक है? तो डी क्या कहता है, ये कहते हैं करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस। यानी आपको पेपर में अगर कोई भी सोशली रेलिवेंट टॉपिक दिखता है या फिर कोई भी नेशनल इशू, करंट नेशनल इशू है, तो वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो अब चाइल्ड लेबर पे सवाल है, जेंडर इक्वलिटी पे है, या फिर ड्रग अब्यूज पे है, तो कोई भी ऐसा इवेंट है जिसकी सोशल रेलेवेंस है या कोई भी नेशनल इवेंट है, तो उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बाकी अगर ध्यान से देखोगे ना, तो एचपीएससी ने प्रॉपरली आपको बताया है, पढ़ के देखो, दिस पार्ट इज इंटेंडेड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस। देखो मैंने दोबारा से कहा कि इस वर्ड को बार बार यूज किया जाएगा, कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडिया। यानी ये कोई हमें पास्ट में लेकर नहीं जा रहा है, प्रेजेंट डे जो भी टॉपिक्स हैं उनसे ये सवाल पूछेंगे। जैसे डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो इसको ना याद कर लो, मतलब सिलेबस को अच्छे से मेमोराइज कर लो, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखो अगर आपको ये याद है ना कि इन्होंने डायरेक्टली क्या क्या लिख रखा है, तो जब आप पेपर पढ़ते हो या फिर कोई भी कहीं से भी आप अगर करंट अफेयर्स डील कर रहे हो ना, तो वहां पर अगर ये टॉपिक्स आएंगे ना, तो आप सुपर अलर्ट हो जाओगे कि भाई इन टॉपिक्स पे हमसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। अगर कोई डेटा, अगर कोई फैक्ट इनसे रिलेटेड है तो उसे निकाल लिया करो, ठीक है? और हमेशा एक नोटबुक रखने की आदत डालो, छोटी सी नोटबुक रखो, और रोज अगर आप ध्यान से और तबियत से पेपर वगैरह पढ़ोगे या फिर वीडियोस देखोगे, जो भी करोगे, करंट का आपका जो भी अप्रोच होगा
उसमें से रोज ना आधा पेज या 2-3 पॉइंट्स ना निकलते होते हैं, उन 2-3 पॉइंट्स को लिखने की आदत डालो। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है, एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक पेज भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, एक पेज को भरने में 2-3 दिन लग जाते हैं, है ना। तो देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, उसके बाद बिहेवियर एंड सोशल इश्यूज, इसमें आएंगे जैसे चाइल्ड लेबर, जेंडर इक्वलिटी, adult literacy, rehab of handicap and other deprived segments of society, फिर ड्रग अब्यूज, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। फिर यहाँ इन्होंने एनवायरनमेंट को भी यहीं डाल दिया, एनवायरमेंटल इश्यूज, फिर करप्शन वाले जो इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी, फिर हमारे आ गए ये इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। अच्छा एक बार ध्यान से देखो, अगर किसी ने ना यूपीएससी का सिलेबस देखा है ना, तो इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे अलग अलग पेपर्स में गिवन है ना, उन सबको कुछ कुछ उठा लिया। जैसे ये पेपर 3 का है, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट इश्यूज, ये सारा पेपर 3 से उठा लिया। फिर जो सोसाइटी वाले टॉपिक्स हैं वो पेपर 1 से उठा लिए, है ना। ऐसे करके इन्होंने मिक्स करके दे दिया। द रीजन बीइंग यूपीएससी 4 पेपर कराता है, इन लोगों को एक ही पेपर कराना था। तो दिस इज द वे कि इन्होंने सारे मोर और लेस आपको दे दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक ए पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, ये जीएस 1 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें देखो इंडिया इन द वर्ल्ड, तो बेसिकली ये आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल पूछेंगे। देखो अगेन इसमें भी इन्होंने यही लिखा, दिस पार्ट इज इंटेंडेड टू टेस्ट कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इन वेरियस स्फीयर्स सच एज फॉलोइंग। यानी यहाँ पर भी वो आपकी अवेयरनेस ही टेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर नहीं चाहते कि आपके पास स्पेशलाइज्ड स्टडी हो, बस आप अवेयर होने चाहिए, आपको इश्यूज समझ में आने चाहिए और उन्हें प्रॉपरली प्रेजेंट करना आना चाहिए, राइट। सो दिस इज द कोर डिमांड। एंड इसमें क्या क्या आएगा, देखो इसमें क्या क्या है, एक तो आईआर आ गया हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, अगेन इसमें भी इन्होंने यही कहा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट, ये इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर रखा है। फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें वो डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं। यानी देखो 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड ही आएंगे, वो साइंस एंड टेक आपसे स्टैटिक नहीं पूछ रहे हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का आपसे स्टैटिक नहीं पूछ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप इन सेगमेंट्स में खुद को अपडेटेड रखें, राइट। एक तो साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट्स हो गई, फिर कम्युनिकेशन की हो गई, फिर स्पेस की हो गई, ठीक है। सो दिस इज लाइक द सिलेबस ऑफ HPSC HCS, राइट। तो यानी व्हाट पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें सिलेबस चाहिए था, हमने देख लिया। वाई पार्ट के लिए हमने नीड देखी, रेलिवेंस देखा, सिग्निफिकेंस देखा कि हमने करना क्यों है। जब हमें समझ में आ गया कि हमें इसलिए करना है, उसके बाद हम आए कि हमें करना क्या है। करना क्या है में हमने सिलेबस उठाया, सिलेबस से हमें पता चला कि एक नेशनल इवेंट्स होते हैं, एक इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। हमें नेशनल में सब कुछ करना है, हमें इंटरनेशनल में सब कुछ करना है। एंड अदर देन द टू हम लोग अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, एनवायरनमेंट में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, जैसे 5G 3G 5G ये सब, और फिर उसके बाद स्पेस में, जैसे स्पेस में अभी चंद्रयान 3 चंद्रयान 4 जाएगा, है ना, और या गगनयान जाएगा, यानी जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो सब हमसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो ये आपको मैंने समराइज कर दिया, एनीथिंग हैपनिंग अराउंड इज समथिंग यू मस्ट बी नोइंग विद, ठीक है। और सेकेंड इज द पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, कि हर जगह इन्होंने कैंडिडेट्स अवेयरनेस की बात तो की है, तो व्हाट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स में बेसिकली आता क्या है, द पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस इटसेल्फ, राइट। सो दिस इज द व्हाट पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। देखिए मेरे पास ना काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मैम न्यूज़पेपर के बिना काम चल जाएगा, या फिर मैम न्यूज़पेपर जो है वो मेरा पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको ना कुछ चीज़ें समझाती हूँ। पहली बात तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मतलब मैं नहीं मानती कि न्यूज़पेपर का कोई भी सब्स्टिट्यूट है, और मैं इस चीज़ को वैलिडेट अभी आपके सामने कर दूंगी, ठीक है। दूसरी बात, न्यूज़पेपर पूरा दिन पढ़ना चाहिए, नहीं। न्यूज़पेपर आधा दिन पढ़ना चाहिए, नहीं। मैं कहती हूँ न्यूज़पेपर ना आपको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इनिशियली बिल्कुल नए नए हो तो ठीक है 1 घंटा दे दो, वैसे 1 घंटा भी नहीं देना, मैक्सिमम 30-40 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर को नहीं देना है, ठीक है। पर न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है,
चाहे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कम पढ़ लो, ठीक है, एक मतलब 30-40 मिनट्स का टाइमर सेट कर लो, चाहे एक एडिटोरियल पढ़ लो रोज, बट पढ़ना जरूर है, ठीक है। मैं आपको हल्का हल्का बता देती हूँ कि क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। और जो ये हाउ पार्ट है ना, इसमें फर्स्ट प्राइमा फेसाई मैं न्यूज़पेपर को ही रखती हूँ। मतलब मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू इट। और इसके लिए मैं खैर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, और क्यों वाला पार्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि पूरा दिन नहीं पढ़ना है, पूरा दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि पूरा दिन न्यूज़पेपर से काम चल जाएगा तो नहीं, आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम 30 से 40 मिनट ही करना है। और आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल कि आपने फाउंडेशन का कुछ नहीं किया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इन दैट केस आप न्यूज़पेपर कर सकते हो, बट 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट 1 आवर की है, मैक्सिमम लिमिट, और 1 आवर भी नहीं है, 30-40 मिनट है। बट अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, आपको न्यूज़पेपर की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, आपको न्यूज़पेपर नहीं आता है, इन दैट केस रोज 1 घंटा पढ़ना है। और ये जो काम है ना, ये आपके स्टडी आवर्स में काउंट नहीं होगा। अगर आपके स्टडी आवर्स 6 घंटे के हैं तो उन 6 घंटे में ये नहीं आएगा, अगर 8 आवर्स का है तो वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर करना है बट पूरा दिन नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्यों करना है। देखो, हम प्रीलिम्स करते हैं, प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, दूसरा सीसैट का होता है। और सीसैट में कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि ऐसे बहुत लोग हैं जो सीसैट क्लियर नहीं कर पाते। 2023 में सीसैट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था एचसीएस का, एंड आई नो पीपल जिनके जीएस में बहुत ज्यादा मार्क्स बन रहे थे, बट स्टिल वो लोग क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि उनका सीसैट क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चांसेस आ जाते हैं कभी कभी। देखो हुआ क्या था कि उसमें ना जो मैथ्स के सवाल थे वो बहुत लेंदी थे, बहुत लेंदी, ठीक है। और इंग्लिश लोगों ने छेड़ा नहीं, जिसकी वजह से वो अटेम्प्ट ही ज्यादा नहीं कर पाए। तो इन दैट केस आप सीसैट में कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते। और सीसैट की सिर्फ एक ही है, वो क्या है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रीड जल्दी कर पा रहे हो ना, तो आप उसे कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे, और रीडिंग से ही कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बिल्ड होते हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर है ना, वो आपके सीसैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आप अगर सीसैट के लिए अलग से नहीं भी पढ़ोगे, या लास्ट के 1 वीक सिर्फ मैथ रिवाइज भी कर लोगे ना, तो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके अंदर अपने आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल बिल्ड हो जाएगी, जो आपको लेटर स्टेजेस में समझ में आएगी। इनिशियली आपको ना दिखेगा ना समझ में आएगा, बस आप ये करते रहो, ईमानदारी से करते रहो। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट टू नो कि क्यों मैंने ये कहा था कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो सीसैट के लिए मैं कहती हूँ कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, देखो दूसरा रीजन क्योंकि हम एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एचसीएस मेंस में 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 जीएस का, जिसके बारे में हमने अभी तक जब वाई डिस्कस किया तो जीएस की बात की, व्हाट डिस्कस किया तो हमने जीएस की बात की, है ना। हाउ करते हुए हम न्यूज़पेपर में भी मोर और लेस उसी की बात कर रहे हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट तो आएगा रोज, है ना। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, 2 और पेपर हैं, पेपर 2 पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 किसके हैं, एक इंग्लिश का है, एक हिंदी का है। मैं ऑप्शनल की यहाँ बात नहीं करना चाहती, द रीजन बीइंग ये काफी डिबेटेबल इशू है, इस पे काफी मतलब बहुत कुछ हो रहा है। आई डोंट नो ऑप्शनल हटेगा नहीं हटेगा, इस डिबेट से प्लीज बाहर आ जाओ, ठीक है। इसके बिना भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। और आई एम टेलिंग यू, जो लोग आज सोच रहे हैं ना और आज नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट इन द लिस्ट, और आप बहुत पीछे हैं उन लोगों से जो रोज पढ़ते हैं। ऐसे देखो, एचसीएस का जो कोर कंपटीशन है वो एचसीएस का नहीं है। एचसीएस का कोर कंपटीशन यूपीएससी वालों से आता है, यूपीएससी वालों से आता है, या फिर जो लोग मल्टीपल स्टेट एग्जाम्स लिखते हैं, जैसे यूपीपीसीएस लिखते हैं, बीपीएससी लिखते हैं, वही लोग आके हरियाणा का पेपर लिखते हैं। हमारे यहाँ का टॉपर बाहर का क्यों होता है, द रीजन बीइंग कि वो लोग कंसिस्टेंट है, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एचसीएस निकले तो प्लीज डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, प्लीज डोंट वेट फॉर कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, इन सब चीजों में मत पढ़ो। कभी भी नोटिफिकेशन आए, कभी भी एग्जाम हो, आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट 6 मंथ से पहले आपके मेंस हो जाएंगे। जब आपको पता है कि आपके पास मेंस के लिए 6 महीने है ही नहीं, तो आप टाइम वेस्ट कर क्यों रहे हो, आप अभी पढ़ो ना, आप रोज पढ़ो।
रोज पढ़ोगे तभी तो कंसिस्टेंसी आएगी, राइट। खैर मैं डाइग्रेस हो गई, यहीं आ जाओ वापस कि HCS में देखो 4 पेपर थे, इस पेपर का अभी हमें पता नहीं है कि ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ आ जाओ, GS 1 में हमने बात कर ली, अब 2 पेपर हैं लैंग्वेज के, इंग्लिश और हिंदी। तो देखो समझो, हम में से कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनकी हिंदी वीक है, और जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनकी इंग्लिश वीक है, और दोनों पेपर में क्वालिफाई होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे ना HCS में डबल क्वालिफिकेशन, डबल क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज हैं। डबल समझ लो, एक तो आपको इंग्लिश में और हिंदी में इंडिविजुअली पास करना है, उसके बाद जो चारों के मार्क्स आएंगे ना उसमें भी आपके पास 40% का क्राइटेरिया है। यानी इंग्लिश में इंडिविजुअली 33%, हिंदी में इंडिविजुअली 33%, फिर जो टोटल मार्क्स आएंगे उसका 40%, मिनिमम 40% आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम 30%, 33% वाले क्राइटेरिया है ना, इसमें काफी लोग आउट हो जाते हैं, काफी लोग। मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाते, ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पाते। और ये क्वालिफाई करने का जो मेन ट्रिक है ना, वो न्यूज़पेपर से होके निकलती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बंदे हैं तो हिंदी पेपर का रोज एक एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो, और अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप रोज इंग्लिश का एक आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपके पास लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो वहां पर वो आपको नंबर नहीं देंगे, और वो बहुत ब्रूटल वाली चेकिंग करता है, बहुत ब्रूटल। मतलब आई एम टेलिंग यू, 2023 का इंसिडेंट था जब सीट्स जितनी थी ना, सीट्स थी आई थिंक 150 के अराउंड, उन्होंने सिर्फ 66 बच्चों का मेंस क्लियर किया था। यानी सिर्फ 66 बंदे ऐसे थे जिनकी इंटरव्यू कॉल आई थी। मतलब जो कहते हैं ना 2.5 टाइम्स 3 टाइम्स, अरे नहीं, जितनी सीट थी उतने भी नहीं बुलाए थे, उतनों से भी बहुत कम लोग बुलाए थे इंटरव्यू कॉल के लिए। तो और उसका रीजन क्या था कि लोग हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये वाला जो है ना पेपर 2 और पेपर 3 का, ये काफी बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब जैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं ना केमिस्ट्री में, ऐसे ये लिमिटिंग फैक्टर है कि अगर ये क्वालिफाई नहीं किए तो देयर इज लाइक वर्थ ही नहीं है किसी और चीज की, कि आप जब आपके पेपर ही चेक नहीं होंगे। अगर इंग्लिश और हिंदी में आप किसी में भी फेल कर गए ना तो आपका कोई पेपर चेक नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेसिकली इन 2 पेपर के लिए भी न्यूज़पेपर इज मैंडेटरी, ठीक है। तो एक तो हमारा CSET के लिए हो गया, एक लैंग्वेज के लिए हो गया, और तीसरी चीज जो मैं कहती हूँ ना वो पता क्या है, वो है स्किलिंग। देखो GS की ना आप तैयारी नहीं कर सकते हो। GS में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होते हैं। अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स आपके पास 20 सवाल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा किसी को नहीं पता, आप मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन उचंती होते हैं। उचंती का मतलब होता है कि जैसे मतलब यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर्स, दैट्स इट। कि आपके पास सवाल है और आपको उसमें 3 पेज लिखने हैं, और हो सकता है 6 पेज भी लिखने हो, ठीक है। तो ये ना आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग पे डिपेंड करता है, और आर्ट ऑफ राइटिंग जो है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट आई कॉल स्किलिंग। तो जो आपको GS में मार्क्स दिलाएगा वो ये स्किलिंग है। और स्किलिंग कैसे करोगे, वो न्यूज़पेपर से करोगे, ठीक है। ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद सीखना है रोज न्यूज़पेपर पढ़ के, ठीक है। कैसे करना है, स्किलिंग कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगी। बट अभी हम बिकॉज हाउ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसका हमने सिर्फ एक पार्ट डिस्कस किया है कि रोज न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर पूरा पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, एक एडिटोरियल जरूर पढ़ोगे। मतलब एक एडिटोरियल 100% पढ़ना है, उसे पढ़ना है, उसे सोचना है, फिर बंद करके रख देना और फिर उसे लिखना, ठीक है। ये एक्सरसाइज रोज करनी है, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रोज आधा घंटा अपने दिमाग पे काम करना ही है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी ही है। और ये जो होगा वो करंट इवेंट होगा। करंट अफेयर से कोई भी एक टॉपिक उठा के उसकी पूरी तहकीकात करो, पूरा पढ़ो, फिर उसको बंद कर दो, 1-2 घंटे कुछ और पढ़ लो, ठीक है। उस 1-2 घंटे के बाद दोबारा से बैठो और उसे लिखो। दिस इज द आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ स्किलिंग, जो आपको सीखनी है, जो आपको करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हाउ पार्ट में हम कैसे डील करेंगे। देखो यार, एक बात समझो कि अगर आपने PYQs नहीं देखे ना तो किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन टाइप को समझो। क्वेश्चन टाइप यानी PYQs देखो, प्री के देखो, मेंस के देखो, दोनों के PYQs देखो और उनसे टाइप समझ लो। क्योंकि जब आपको ये पता होगा ना कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, तो उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना करंट अफेयर्स को, तो आपको पता होगा कि क्या रेलिवेंट है क्या इररेलेवेंट है।
कौन सा स्टफ पूछा जा सकता है, कौन सा आपको इग्नोर करना है, कौन सा आपको छोड़ना है। जैसे अगर मान लो कि कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट पे कंट्रोवर्सी थी क्योंकि हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आपको इस न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, बट हाँ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से सवाल बनेगा। तो अब आपको देखना है कि जो करंट में जो इवेंट्स आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ होती है कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, तो ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है ना, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो ये मैं जो बता रही हूँ ना आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। ये कहाँ से पता चला? ये PYQ से पता चला। तो आप एक बार PYQs देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हाउ पार्ट के लिए पहला काम जो है ना वो PYQs का है, ठीक है। जिस दिन PYQs पढ़ लोगे ना, उस टाइम जो बंदे पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो आधा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो अपने आप से श्रिंक होके ना 30-40 मिनट पे आ जाएंगे या मैक्सिमम 1 घंटे पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका जो फर्स्ट फॉरमोस्ट एक्सरसाइज है वो PYQs की है, ठीक है। सेकेंड इज न्यूज़पेपर रीडिंग। इस पे तो मैंने पूरा लेक्चर ही दे दिया ऑलमोस्ट कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। तो न्यूज़पेपर वाला हो गया। सेकंड थिंग कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। थर्ड इज कि आप वीडियोस देखो, बट दैट शुड बी ऑफ रिविजनरी नेचर, कि आप पढ़ने के बाद वीडियोस देखो। यानी जो वन लाइनर्स है उनके लिए वीडियो देख लो, ठीक है। और एडिटोरियल में जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर एडिटोरियल है, आप कुछ और जानना चाहते हो, तो उससे एक्सप्लिसिटली डाल के देख लो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या देख रहे हो। मतलब उस फीड में मत जाओ कि भाई जैसे हम लोग रील्स देखना शुरू करते हैं तो एक देखते पता ही नहीं चलता 1 घंटा कहाँ चला गया, 2 घंटे कहाँ चले गए। ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आपको चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, वो डायरेक्टली सर्च करो, उससे रिलेटेड वीडियो देखो, राइट। तो वीडियो शुड बी रिविजनरी इन नेचर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग कौन सा कोर्स शुरू करने वाले हैं। देखो यार, कल मॉर्निंग 8 बजे से हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और इस डेली करंट अफेयर्स में कैविएट क्या है, इसमें स्पेशल बात ये है कि जैसे कल मॉर्निंग में 9 दिसंबर है, तो हम 9 दिसंबर में सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, बट दैट वुड बी ऑफ प्रीवियस डे। यानी आज के करंट अफेयर्स हम कल सुबह 8 बजे करेंगे ताकि आप आराम से उन्हें रिवाइज कर लो, ठीक है। आप मेरे साथ लाइव भी देख सकते हो या फिर आपको जब भी टाइम लगे आप देख लेना, ठीक है। अपनी पेस पर, अपनी स्पीड पर, जैसे भी आपको करना हो कर लेना। बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी डूइंग डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो कल मिलते हैं, सुबह मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते।